कल न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देख रहे थे और एनपीए के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी बातचीत हम लोगों ने की कि क्या होता है, ये क्या है इसमें। तो इस बातचीत में एक चीज़ निकल कर आया था कि इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें जो भी हम लोग बातचीत किए हैं उस पुराना ही है। जो भी बता रहा होगा इसमें पुरानी बातें कुछ होंगी। पुरानी बातों को नए तरीके से एक विश्वविद्यालय प्रस्तुत करती है, इसका नाम है सिराक्यूज यूनिवर्सिटी। और 1968 से एवरी 20 ईयर्स उसके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। और वो जो उस समय की समस्या होती है, अब चूँकि अमेरिका अभी अगर देखें तो उसके अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा दुनिया की प्रॉब्लम को देखता है। अपने यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी भूखमरी ज़्यादा नहीं है भी, हिप्पीज़ हैं उनके यहाँ, कनाडा से सटे कुछ ऐसे हैं, उनके अपने आंतरिक चीज़ें कम हैं। तो पूरी दुनिया का आज देख रहे हैं, कभी वो अपना देखते थे, अब पूरी दुनिया का दरोगाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे भी पर्सपेक्टिव होगी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस हों या नेशनल चैलेंजेस हों, डोमेस्टिक चैलेंजेस हों, उनके पर्सपेक्टिव में क्या होना चाहिए, उस पर विद्वानों का सम्मेलन बुलाया करती है। और जो बात कहती है उसी को लोकप्रियता हासिल हो गई है नवीन लोक प्रशासन के रूप में, ठीक है। अब ऐसे 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। तीनों कॉन्फ्रेंसेस में बातें क्या कही गई हैं ये हमें सीखना है ना। तो इनके अगर कॉन्फ्रेंस को देखें तो मिन्नो ब्रुक एक जगह है, वहाँ पे ये होता है। और जो पहला कॉन्फ्रेंस है वो 1968 का है। और आपको बताया था हमने कि सितंबर के महीने में होता है ना। 3 से 7 तारीख के बीच में भी होता है, ये भी फिक्स है। बहुत सारी चीज़ें तय हैं। हर 20 ईयर्स के बाद, एवरी 20 ईयर्स ये होगा और सिराक्यूज यूनिवर्सिटी इसको संपन्न करती है। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे ड्वाइट वॉल्डो इनके चेयरमैन थे इस समय। और जो भी इस यूनिवर्सिटी का, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट होता है, सिराक्यूज, यही उसको डील करता है ना। जो भी प्रेसिडेंट या एचओडी होगा वो चेयर करता है इस कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में नया क्या है हमें ये सीखना है। एक तो पहले कहे कि नई बात तो नहीं बताएगा, तो नयापन इसका किस तरह से हम देखें, हमें ये चीज़ सीखना है। और फिर इसके विचार क्या हैं, ये दोनों ही बातें हमें जाननी है। संकल्पना क्या है, क्या कह रहा है इसमें, और इसमें नया क्या है। तो पहले विचार अगर देखें तो 4 शब्द में इनके विचार को हम समेट सकते हैं। क्या क्या है ये? प्रासंगिकता, रेलेवेंस, ठीक है, समता, परिवर्तन, समता है ना, चेंज, और मूल्य, वैल्यूज। 4 वर्ड्स आर द स्टील पिलर ऑफ फर्स्ट मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। यही 4 इसके लौह स्तंभ हैं, है ना, इस्पाती स्तंभ हैं जो इनके विचारों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब प्रशासन में क्या, प्रशासन को कैसा बनना का जरूरत है, तो प्रासंगिक बनने का जरूरत है। क्यों बनने का जरूरत है, इस बात को हमें समझना है। हम लोगों ने कल बात किया था कि किस परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज शुरू हुआ। 60 का दशक कैसा था, दुनिया कैसी थी, अमेरिका में क्या हो रहा था। तो अमेरिका बहुत मार खाया था, 53,000 सैनिक इसके मार दिए गए थे, है ना। उत्तरी वियतनाम में षड्यंत्र करके गया था रक्षा करने के लिए, उसी में इसी का हत्या हो गया। साउथ कोरियन वॉर में भी बहुत मार खाया। तो बहुत ही सैन्य क्षति अमेरिका को हुई। इससे समस्या क्या हुई, लोग सेना में भेजते नहीं थे, तो कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। प्रशासन के लिए एक चैलेंज है कि भाई अब लोग अपने बच्चों को सेना में भर्ती करने के लिए भेजें। दूसरा चैलेंज ये था कि जो भी सैनिक लौट कर आए थे जिंदा बच के, उनको बहुत इज्जत नहीं मिल रहा था अमेरिका में। लोग बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ करते थे। उसको कैसे मैच करें सोसाइटी के साथ, है ना। रिहेबिलिटेशन
कैसे करें उसका, उन परिवारों में किस तरह की नौकरी दी जाए जिनके बच्चे खो गए, है ना। तो ये तमाम चुनौतियां थी सैन्य क्षति की वजह से। एक तो ये, दूसरा चैलेंजेस जो था वो एनवायरनमेंट का था, पर्यावरण संरक्षण करना जरूरी था, क्योंकि जब भी विकास का काम बहुत तेजी से करेंगे ना, रोड बनाएंगे तो जंगल कटेंगे, ठीक है, ड्रिल मशीन चलेंगे तो साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब होता है। इन सब से बचने के लिए कंट्रोल बोर्ड्स बनाना जरूरी है, ये एक चैलेंजेस थी, एनवायरनमेंट की चैलेंजेस थी। तीसरी चैलेंजेस सोशल थी, ब्लैक वाइट का झगड़ा 60 का दशक, और भी माइनॉरिटीज जैसे जो कैथोलिक हैं उनके अगेंस्ट में, प्रोटेस्टेंट्स, मेथोडिस्ट ऐसे, या फिर एफ्रो अमेरिकन, मैक्सिकन अमेरिकन, एथनिक कम्युनिटी, ये चैलेंजेस थी। हालांकि अमेरिका में ये चैलेंजेस हमेशा रहती है, आज भी है। हर दिन 50,000 लोग को डिटेंशन में भगाता है मैक्सिकन अमेरिकन, मैक्सिको से बाउंड्री खुली हुई है उसकी, और कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो धक्के मार के कीड़े मकोड़े जैसा बाहर भगाता है और फिर उसको खाना खिलाता है, चारा डालता रहता है उधर। अच्छी व्यवस्था है, हालांकि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी हैं जो उस व्यवस्था के लिए जाते हैं। जैसे बिहार में कई बार जेल में लोग भर्ती हो जाते हैं तो जेल से निकलते नहीं, गरीबी भूखमरी की वजह से, है ना। क्यों? बाहर निकलेंगे मेहनत करना पड़ेगा, अंदर भोजन मिल रहा है तो कुछ भी छोटा मोटा काम करके अंदर ले लो। और इसका अपना एक हिस्ट्री है, ये भी एक दुर्भाग्य ही है देश का, ऐसा सोच हम लोगों का है और इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 150 से ज़्यादा लोग 18 महीने तक जेल में बंद थे, भागलपुर सेंट्रल जेल में। तब एक IPS ने चिट्ठी लिखा कि भाई इतने सारे लोग ऐसे ही हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं, बिना ट्रायल का रखा है, तो कुछ करिए इनके लिए। तब से 24 घंटे वाला सिस्टम जो है ना ठीक से एक्टिवेट हुआ। संविधान में लिखने से कुछ होता नहीं है सारा चीज़। तो ये चैलेंजेस थे US में। और भी कुछ चैलेंजेस थे, इकोनॉमी जैसे 30 के दशक में गड़बड़ हो गई थी, तो उसको कैसे फिर से बचाया जाए कुछ खराब होने से, और भविष्य में ऐसी चुनौतियां ना हों, इसके लिए भी US में चैलेंजेस था। इसी पर्सपेक्टिव में ये सब बात कहा गया है। अब यहाँ पे एक शब्द आपने देखा कि प्रासंगिकता, तो मतलब ये जो समस्याएं हैं इनके लिए सोचो, इनके लिए काम करो, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे लोग मतलब लोक प्रशासन के विद्वान, जो आप पढ़ क्या रहे हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो पक्ष हैं, है ना। क्या क्या है? एक तरफ एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, और एक ये व्यवसाय है, ठीक है। ये बात व्यवसाय के लिए नहीं हो रही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कंटेंट आप किसके लिए पढ़ रहे हो? थ्योरिस्ट के लिए। तो 60 के दशक में जो थिंकर रहे होंगे ना, या जो 40 या 50 के दशक में रहे होंगे, उनको ये कह रही है विश्वविद्यालय कि नालायकों सुधर जाओ, पुरानी चीजों को छोड़ो। तो पुरानी चीजों में क्या कर रहे थे वो पढ़ना है आपको सेकेंड यूनिट में, और वो है क्लासिकल थिंकर्स। कर क्या रहा था यहाँ पे जो थिंकर्स था, 1880 से लेकर के 1920-30 के दशक में जिन थिंकर्स ने जो बातें कही उनको आलोचना करने में लगा हुआ था। यह है क्लासिकल थ्योरी, इसको कहते हैं क्लासिकल सिद्धांत। ऐसे धीरे धीरे अपने माइंड में ना सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क बनाइए, मकान खड़ा करिए एक कहानी के रूप में, ठीक है। अब यह है कि वो वाली कहानी अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ट्रेलर टाइप का चल रहा है। पहला यूनिट जो है वो एक जनरल आइडियाज के आधार पे, हालांकि प्रश्न बहुत आते हैं यहाँ से। थ्योरीज जब शुरू हो गई तो पहले थिंकर्स आप पढ़ेंगे टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन, इसी जोन में आएगा। फेयोल पढ़ेंगे आप, गुलिक, उर्विक, ये सब पढ़ेंगे। तो शुरुआती जो विचारक थे ना, उन्होंने जिन बातों को कहा कि भाई ऐसे करना चाहिए, संगठन चलाने के लिए ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना करने में लोग लगे हुए थे इस समय 60 के दशक में। तो 60 के दशक में कौन मिलेगा? ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी का मिलेगा, व्यवहारवादी मिलेगा, सिस्टम अप्रोच का मिलेगा, वो सभी आलोचना कर रहा होगा। तो ये कहता है कि वो छोड़ करके प्रासंगिक बनो, मतलब आज की समस्या पर ध्यान दो। ब्लैक वाइट का झगड़ा कैसे दूर हो, इकोनॉमी कैसे बूम हो, और कनाडा से सटे राज्यों के किसानों को कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इन अर्थों में प्रासंगिकता शब्द को देखना है, ठीक है। दिमाग बंद करके नहीं देखना है, और लोक प्रशासन की कहानी में देखना है।
बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि हाँ प्रासंगिकता मतलब आज कुछ रेलेवेंस देखने की बात होगी, ऐसा नहीं। लोग पीछे बैकवर्ड लुकिंग के थे, वो नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया कि मूल्य, वैल्यूज। मूल्य क्या होता है? मूल्य का संबंध फ्लेक्सिबिलिटी से है, नैतिकता से है। पब्लिक सेक्टर में हमेशा वैल्यू ओरिएंटेशन कभी एक्सपायर नहीं कर सकता, ठीक है? हम लोगों को डील करते हैं, आप प्रशासन में जाएंगे तो मूल्य विहीन नहीं हो सकते आप। मूल्य विहीन प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है कहीं की भी दुनिया में, क्योंकि उनको लोगों को डील करना होता है। जो आप समस्या देख रहे हैं इसमें मूल्यों का ध्यान कम रखा गया है। जैसे आप देखिए, कनाडा से सटे राज्यों में किसानों तक कल्याण के कार्यक्रम का न पहुंचना अपने आप में चैलेंज है। नंबर 2, ब्लैक्स के साथ भेदभाव होना। नंबर 3, जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं, अफ्रो अमेरिकन है ना, प्रोटेस्टेंट्स, मेथोडिस्ट, उनके साथ कोई भेदभाव होना, ये अपने आप में क्या है? मूल्य विहीनता है। इसीलिए प्रशासन मूल्य उन्मुखी होना चाहिए, इस बात का इन्होंने परिचय दिया और ये कहा कि जो पिछड़े हैं, मुख्य धारा से पीछे हैं, उनके लिए कुछ काम अच्छा करना चाहिए। और देखिए, यूं ही सब कुछ नहीं होता है। अमेरिका में एक और थ्योरिस्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ का यहाँ पहुँचा देता है, यहाँ का वहाँ कर देता है, तो आपका समझ बूझ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। उस व्यक्ति का नाम है जॉन रॉल्स, जो 1921 में जन्मा है, अमेरिकन है और 20वीं सदी का सबसे नया थिंकर में देखेंगे तो सबसे नया थिंकर, बाल्टीमोर में जन्मा हुआ। उस व्यक्ति ने न्याय के सिद्धांत का अध्ययन किया, न्याय, जस्टिस, किताब लिखी। किताब छपी है 1971 में, लेकिन उसके पैम्फलेट्स और उसके जो आइडियाज हैं वो तो 60 के दशक में गूंज रहे थे ना। प्रेसिडेंट जॉनसन भी उससे प्रभावित हुआ है। 1971 में वो किताब छपती है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसमें कहता है कि न्याय पर बल दो, न्याय पर। लोकतंत्र को चलाना है तो मेरिट से ज्यादा मूल्य जरूरी है, एंड देयर शुड बी ए लेक्सिकल प्रायोरिटी ऑफ जस्टिस ओवर मेरिट, है ना। मेरिट के ऊपर क्या है? न्याय को प्राथमिकता देना, यानी जो मुख्य धारा से पीछे है उनको मुख्य धारा में लाना। रिजर्वेशन की पॉलिसी जो हमारे यहाँ चलाई जाती है उसी आधार पर चलाई जा रही है। 60 के दशक में प्रेसिडेंट जॉनसन ने अगर जो सकारात्मक भेदभाव की नीति चलाई कि ब्लैक है तो उसको विशेष सुविधा, कनाडा से सटा है तो उसको टेस्ट प्रेप में फ्री में कोचिंग कराओ, पैसा दो, हेल्थ के लिए पैसे दो, फ्री में इलाज कराओ, ये सब चीज सब शुरू हुआ। तो ये सब दशक यही है। तो क्या है? मूल्यों पर बल दिया। ये मूल्य जब तक न्याय पर बल नहीं देगा कोई देश, तब तक नहीं होगा। तो सब कुछ हो रहा है एक साथ। यूएस में ये जो घटनाक्रम है सब 60 के दशक का हुआ और प्रशासन को मूल्य उन्मुखी होना चाहिए, इस पर बल दिया गया। अब ये दो बात, सामाजिक समता, यहाँ समता का मतलब क्या है? सामाजिक, और परिवर्तन का मतलब क्या है? सामाजिक। सामाजिक समता और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया कि जो भी मुख्य धारा से पीछे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। कैनेडियन स्टेट्स, जो कनाडा से सटे हुए जो राज्य हैं, वहां तक लोगों में कल्याण के कार्यक्रम पहुंचाए जाएं। यानी ये जो फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, पहला सम्मेलन जो है, ध्यान रखिएगा, कभी एग्जामिनर इसको एनपीए फर्स्ट के नाम से भी कह सकता है। एनपीए फर्स्ट, कभी रोने मत लगना कि एनपीए फर्स्ट, हम तो एक ही पढ़े थे, नवीन लोक प्रशासन, ये पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तो यही है, एक ही है, सम्मेलन वाला ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसको क्रेडिट जाता है इस बात का कि इसने सामाजिक न्याय का एक व्याकरण इसने दे दिया। सोशल जस्टिस की अवधारणा यहां से आई है ना। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय कभी भी ये लिख करके दे देगा, और ये सब सीखो, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही बोलो कि सामाजिक न्याय का एक व्याकरण दे दिया। कहीं पे बोलोगे ना तो लोग अट्रैक्ट होंगे, सीखेंगे। ऐसे में भी यूज करोगे, कहीं भी कोई बात बता के, जॉन रॉल्स पे ही लिखना है कि जॉन रॉल्स नहीं होते तो सामाजिक न्याय का एक ग्रामर नहीं बन पाता। उन्होंने एक ग्रामर दिया कि न्याय की शब्दावली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं। लोक प्रशासन आपको अद्वितीय बनाता है, अप्रतिम बनाता है ना, सबसे विशिष्ट बनाता है। कभी भी सामाजिक न्याय से कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछेंगे कि इनके प्रावधानों को बताएं। हालांकि 2012 में जो सबसे मतलब टफ माना जाता है, तो भी देखोगे तो कुछ ऐसे ही सिंपल पूछा होगा सवाल, कभी भी जब भी आया है। अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया है, और हम चौथे मिन्नोब्रुक तक का टेस्ट सीरीज में पूछ चुके हैं, जो हुआ नहीं है, कि उसमें होगा तो क्या हो सकता है। आपके नोट्स में भी लिखा होगा भविष्य क्या है ना, पढ़े हो? कल कितने लोग देखे थे? सच में देखे थे इतने? और हाथ उठना चाहिए, लेकिन पता नहीं हाथ कहाँ जा रहा है? तो ये बात है, समझ में आया ये बात? अब इसमें नया क्या है, ठीक है, कैसे इसको हल्ला हो गया, इसको मान्यता कैसे मिला? तो ये जानने से पहले कि नयापन इसका क्या है, व्हाट इज न्यूनेस इन द फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, है ना, हमें ये जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी बात तो पहले हुई होगी, तभी तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इसमें नया कुछ नहीं है यार। नयापन इसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में है। तो इसके पहले क्या हुआ है, उसमें कुछ तथ्य है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, आपको ध्यान रखना है। ये जो बात कही गई है ना, ये प्रासंगिकता, समता, परिवर्तन, कब कही जा रही है? 1968 में। इससे पहले कहा जा चुका है, ठीक है। 1965 में आपको एक थिंकर मिलेगा, व्यवहारवाद जब पढ़ रहे होंगे तो, उसका नाम है डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल साइंस का जाना माना प्रोफेसर, लोकनीति में बहुत काम किया है, ठीक है। उसने ये पहले ही कहा था 1965 में ही, उत्तर व्यवहारवाद के क्रम में। उत्तर व्यवहारवाद एक विचारधारा है। व्यवहारवाद की शुरुआत 1930 के दशक से होती है, 50 और 60 के दशक तक उसका प्रभाव रहता है। और उसने कहा था पहले ही कि लोक प्रशासन को, यानी लोक प्रशासन के विद्वानों को किस पे ध्यान देना चाहिए? सामाजिक समता, परिवर्तन, एक्शन, इन सब बातों पर बल देना चाहिए। तो इसमें नया क्या है, ये तो पहले ही बता ही रहा है डेविड ईस्टन। 67 से पहले जॉर्ज सी हनी हैं, 1967 में जॉर्ज सी हनी एक शिक्षा के आयोग के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में इनका गठन हुआ था, ठीक है। और सिराक्यूज विश्वविद्यालय ने ही किया था। सिराक्यूज विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई, एक आयोग गठित किया, जिसके चेयरमैन जॉर्ज सी हनी थे। उनको ये बात कहा कि भाई ये व्यक्ति ना, ये तय करेगा, अध्ययन करेगा कि उच्च शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। मतलब अमेरिका में लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीएचडी कैसे करें, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, इसके लिए वो कमेटी थी। ध्यान दीजिएगा, कमेटी कोई सामाजिक न्याय परिवर्तन के लिए नहीं थी। किस लिए थी? हायर एजुकेशन को अट्रैक्ट कैसे करें, कैसे लोग लोक प्रशासन के पीएचडी करें, एमफिल करें, डिलीट करें, है ना, इत्यादि इत्यादि, ब्ला ब्ला। लिटरेचर का भी मतलब अंत में फिलॉसफी, लिटरेचर सब हो जाता है। तो मास्टर डिग्री से ऊपर हम कैसे बढ़ें, इसके लिए कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दिया उसके लिए कि देखो वजीफे दो, इनको स्कॉलरशिप दो। जैसे अभी यूजीसी ग्रांट्स कैसे देती है कि पीएचडी करना है तो इतना 1000 रुपये आपको मिल रहा है, कई नौकरी के बराबर पैसा मिलता है। ऐसा ही अमेरिका में शुरू हुआ था। लेकिन ध्यान रखने लायक बात है कि उसी जॉर्ज सी हनी रिपोर्ट ने, जो 1967 में ही आई, उसने ये सब बात पहले ही कह दिया था कि उसके साथ साथ लोक प्रशासन के विद्वानों को इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है, और प्रशासन को भी, जो कि व्यावसायिक प्रशासन है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो इन चीजों पर काम करे, यानी सामाजिक न्याय के लिए भूमिकाओं का संपादन अच्छे से करे। तो पहले ही बता रहा है। 1967 में ही फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था, आपके पास लिखा होगा नोट्स में, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। उसके चेयरमैन थे जेसी चार्ल्सवर्थ। जेसी चार्ल्सवर्थ ने अध्ययन करके, फिलाडेल्फिया एक जगह है जहां संविधान बनाया है लोगों ने, अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया में ही बना है, वहीं बैठ के सब हुआ है, उनकी संविधान सभा वहीं की थी। तो वहाँ पे ये आइडिया लोगों ने तय किया, बुजुर्ग सारे विचारक थे, कि भाई आज का जो प्रशासन है वो भटक गया है, वो पुरानी चीज़ों पे लगा हुआ है, तो उसको प्रासंगिक होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, लोक नीति, सामाजिक न्याय, ऐसे चीज़ों पर बल देना चाहिए, पहले कह चुका है। लेकिन क्या है, बूढ़े लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था। बूढ़े लोग अच्छी अच्छी बातें धीमी गति से कहते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है।
ठीक है, तो मतलब जो भी बात यहाँ है ना, ये पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्या नाम से, नवीन लोक प्रशासन। तो नयापन कहाँ है, अब ध्यान देना है कि नयापन कहाँ है। ये जो सम्मेलन बुलाया, इसके चेयरमैन थे ड्वाइट वाल्डो, इन्होंने युवा को बुलाया, युवा विचारक, ये नयापन है। एवरेज आयु 35 साल थी, 35 ईयर्स, इससे ज्यादा बूढ़ा नहीं होगा। तो जो जवान होंगे वो थोड़ा उच्छृंखलता भी करेंगे, जोश खरोश के साथ बात बोलेंगे। इसमें क्या किया, मीडिया को शामिल कर दिया, मीडिया रहेगी। कभी भी कोई देखिएगा, पॉलिटिकल सर्किल में मीडिया जाती है, एजुकेशनल सर्किल में मीडिया यूजुअली नहीं जाती। आप कभी ऐसा इंडिया में देखे हो कि जेएनयू में कॉन्फ्रेंस हुआ और जेएनयू के जितने शिक्षक हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफ दे रहे हैं कि आज हम लोग आए 10 बजे और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि भाई नागरिकता संशोधन कानून अच्छा है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आज जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस है उसको कैसे काम करना चाहिए, पुलिस सुधार में क्या होना चाहिए, और ये इसका कंक्लूजन है। ये 5-10 लोग हैं बोर्ड में, जूरी मेंबर, जिन्होंने इसको तय किया है, और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट है। अब सरकार पे ये है कि अगर उसको लगता है तो उसको देख के इसको अपने यहाँ कर सकते हैं। ऐसा अगर करे तो अच्छा होगा, ही खराब होगा, अच्छा होगा। इसीलिए अमेरिका में सब वर्थफुल काम होता है, पैसा खर्च होता है तो उसका फायदा मिल जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, कोई जानता ही नहीं है, प्रोफेसर आया, मजा किया, उसके बाद चला गया है, टीए लिया, कुछ बोला, भाषण भूषण दिया, एकेडमिक काम किया, एकेडमिक सर्किल में लोग जानते हैं उसको, हाँ फलाना साहब प्रोफेसर इतने बड़े, इतने विद्वान, तो उसी में जान के रह गए, उसको वर्थ नहीं हुआ ना, गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा उसका मेहनत। अगर उसको सरकारी नीतियों से जोड़ दिया जाए, उसके विचारों को, वो जो कहता है वो प्रशासन में लागू कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, तेजी से विकास होने लगेगा, है ना। तो यही डिफरेंस है हमारे में और उन लोगों में। तो मीडिया को ले आए, मीडिया को लाने से क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा। अमेरिका में भी सिराक्यूज से पहले किसी के माइंड में क्लिक नहीं किया था कि ऐसा करो, फिर इसने तय किया कि एक लिटरेचर हम लिखेंगे, एक साहित्य का प्रकाशन होगा, साहित्य का प्रकाशन होगा, ठीक है। लिटरेचर छपा, ये किताब 1971 में आई, आपके नोट्स में लिखा होगा, फ्रैंक मैरिनी ने वो किताब लिखी है ना, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव किताब का टाइटल है, इतना लंबा चौड़ा, और राइटर जो है वो है राइटर फ्रैंक मैरिनी। 1971 में किताब छपती है, लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस का ये साहित्य है, तो हल्ला हो जाएगा, है ना, आवाज होने लगेगी। तो यही बात बाकी लोगों ने कही, मीडिया में नहीं डाला, किताब नहीं छापा, तो हो जाएगा। जैसे अब भारत में कितना वामपंथी दक्षिणपंथी का लड़ाई चलता रहता है कि भाई ये वामपंथी है तो फलाना है, तो ये है, ये आइडिया है तो वो आइडिया है। वामपंथी लिखे हैं, दक्षिणपंथी अच्छा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में स्पीकर बहुत अच्छे हैं, आरएसएस में विद्वान हैं, स्पीकर्स बहुत हैं, लिखा नहीं है, उधर लिखा है तो अगला पीढ़ी पढ़ के उसको जान जाता है, उस आइडियोलॉजी से अधिक प्रेरित हो जाता है। तो ही तभी जाके होता है कि जितना बुद्धिजीवी है इंडिया में, उसका माइंडसेट थोड़ा लेफ्टिस्ट क्यों हो गया है, इसीलिए क्योंकि लिखा है। सुमित सरकार ने किताब लिख दिया है, इतिहास। अब वो विद्वता है, किसी के पास भी ब्रेन होगा ना तो उससे अट्रैक्ट हो ही जाएगा। नेशनलिस्ट लाइन पे किसी ने लिखा, विपिन चंद्रा, हाँ ठीक है, नॉर्मल बात है, खास नहीं है, खास माइक्रो एनालिसिस नहीं है ना, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, जिसके पास दिमाग है वो तो थोड़ा खास जगह जाएगा ना। तो वो यही बात है। तो जब तक दक्षिण पंथियों को अगर अपना प्रभाव सच में जमाना है तो उनको लिखना पड़ेगा, लिटरेचर ऐसे लिखने पड़ेंगे बहुत दमदार, जो अगली पीढ़ी पढ़ के उसको समझे, तब इनका विचारधारा भी रहेगा, नहीं तो रह नहीं पाएगा, ठीक है। अब तो काफी कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अब ये भी एक वजह है। तो क्या है, साहित्य लिखने से बहुत कुछ होता है। अब ये जो किताब लिखा, किताब में जो बात बताया तो इंटरनेशनल बेस्टसेलर साबित हो गई। युवाओं को बुलाया तो इसमें जोश है, उत्साह है, परिवर्तन के लिए तैयारी है। यहाँ पे बुजुर्गों को बुलाया जा रहा है,
फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तो इसका हल्ला हो जाएगा। यही नयापन है। तो नया कुछ नहीं है, नया विषय वस्तु नहीं है, नया इसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि नवीन लोक प्रशासन में नयापन क्या है, तीनों सम्मेलनों में नएपन को ध्यान में रखते हुए विवेचना करें, तो पहले ही शुरू करने के नया कुछ नहीं है जी, कंटेंट तो वही है। नयापन इसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में है, और फिर ये बात बताना इसी तरीके से कि देखो इसमें जो चीज बताया जा रहा है इसे पहले भी कहा था लेकिन ये नहीं था, इसलिए लोगों को गुंजायमान नहीं हुआ, लोगों के कानों में ये गया नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये एक पहला सम्मेलन 20 साल के बाद। अब ये जो टाइम है, इस टाइम में सामाजिक न्याय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोक नीति पे चलना पड़ेगा। लोक नीति, आप चीजों को कनेक्ट करना सीखो। ये पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 10 में, ठीक है? कुछ सब पढ़ाएंगे भी नहीं, कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, एक आध टॉपिक ऐसा भी पढ़ना है, ठीक है? लोक नीति यूनिट नंबर 10 में पढ़ोगे। लोक नीति की जो पर्सपेक्टिव है वो अब याद करिए, पढ़ चुके हो ना? लोक प्रशासन का उद्भव और उसकी विकास यात्रा कब से आगे पढ़े हो? लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1900 को पढ़ नहीं रहा है, सब पहले का गायब हो गया। 85 में पढ़ेंगे, चले गए। अरे अभी पढ़े थे ना, अभी कल ही परसों। लोक नीति परिप्रेक्ष्य कौन सा फेज है? 5वां चरण है, 1970 से आगे माय डियर, 1970 ऑनवर्ड्स। कहां पे हैं आप? सम्मेलन कब हो रहा है? किस चीज पे बल दिया जा रहा है? इन सब के लिए ये सामाजिक न्याय करना है, और ये कब होगा? जब लोक नीति पर बल दोगे तभी होगा, ठीक है? देखिए इससे साबित होता है कि कोई पढ़ा नहीं है ना, किसी ने नहीं देखा है, सब ऐसे ही है। पहले का चीज सब छोड़ते जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे समय हो जाएगा। इतना हल्का सा चीज है यार, लोक प्रशासन में कुछ है, बाद में सब्जेक्ट को दोष दोगे, सब्जेक्ट ही खराब है। जो अभी चल रहा है ना, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो कल नहीं बनेगी, कल ये दिन नहीं आएगा। कौन बताएगा आपको ऐसे इस तरीके से? आज आप तैयार ही नहीं है। इधर से सामने वाला मोहब्बत करने के लिए तैयार बैठा है, सामने वाला नाराज है, दुखी है ना, घृणा में है, इमोशन में है, तो हो गया, तो बातें बनी। फिर जब आप तैयार कब हो गए? एक आध बार लहूलुहान होने के बाद अब पढ़ना पड़ेगा, और जब तैयार हो गए तो सामने वाला नहीं है, तब तक नोट्स 1-2 साल पहले का है, ये बातें खत्म हो गई हैं, कानों ने सुनी है, कहीं दिलों में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, तो काम हो गया। फिर तो अभी देखो एक्टिव होके क्लास में आया करो। रूटीन क्लास नहीं है, हम तो कम पढ़ाते हैं जी, थोड़ा थोड़ा चीज बताते हैं, सिर्फ सटीक बात बताते हैं काम का, इतना ही को बस पकड़ लेना है बस फट से। उसके लिए अटमोस्ट जागरूकता चाहिए, तभी इसमें आइए, नहीं तो वीडियो चलवा देंगे तुरंत, फिर हम सुबह सुबह आएंगे नहीं। तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है? तो लोक नीति के लिए ये जो है कनेक्ट करना है 10th यूनिट से, राइट? देखो हमारे लिए कितना अच्छा था, हम बैठ जाते लिखवाते रहते तुम लोग, मेरे लिए अच्छा है ना, इजी है कि नहीं है? इसमें मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मुझे एफर्ट लेना पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है। आप एक्टिव रहेंगे तो ही होगा। 20 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस और आया 1988 में, ठीक है? और समय बदल गया, परिप्रेक्ष्य बदल गया। अब इसमें भी कुछ तथ्य है, अब आप देखिएगा। फ्रेडरिक्सन ने चेयरमैनशिप किया, आपको बता दिया हमने। चेयरमैन कौन होगा? जो सिराक्यूज विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट होगा उस समय का, ठीक है? अब 80 का दशक कैसा दशक है, दुनिया कैसी है, पहले हमें इसे समझना है। नव उदारवाद का प्रभाव चल रहा है, नवीन दक्षिणपंथी राजनीति चल रही है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का दौर है, आईटी रिवॉल्यूशन हो चुका है, हम लोग इंटरनेट से जुड़ने लगे हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे को जानने लगी है, वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी दुनिया में हम हैं। बाजार ने अपने रेलेवेंस को फिर से बढ़ा लिया है, और मार्केट फोर्सेस के एग्रेशन की वजह से लोक क्षेत्रक बैकफुट पे जा रहा है। डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग की बात है।
इस जमाने में क्या हो रहा होगा? ये जो जमाना है जिसमें सामाजिक कल्याण, परिवर्तन, सामाजिक न्याय पर बल दिया जा रहा है, लोक नीति पर बल दिया जा रहा है, जब भी इन चीजों पर बल देंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? राज्यवाद बढ़ेगा, राज्य का विस्तार होगा, या लोक क्षेत्रक का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे नहीं है ऐसा, यहां पे घटाने वाली बातें होंगी। ठीक है, तो इसका जो प्रपोजल है, इसकी जो संकल्पना अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 शब्द LPG में ही छुपा हुआ है। यही बात कह रहा है इस जमाने में, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे चलना चाहिए, इसमें ये कहा गया। अब इसी से छुपी हुई बहुत सारी बातें हैं, जैसे लोक निजी भागीदारी पर बल देना चाहिए, संविधानवाद पर बल देना चाहिए, सामाजिक लेखा परीक्षण पर बल देना चाहिए, हाँ, IT का यूज करके सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर बातें कहनी चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी बातें इसमें कही गई हैं जो नोट्स में लिखी होंगी। कंक्लूजन यही है, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप पब्लिक चॉइस देख रहे थे ना, 60 के दशक में वो था, 80 पे जाते जाते असर कर गया, उसी का जमाना चला आया। लेकिन ये नया क्या है इसमें, यही सीखना है हमें सिर्फ। इसमें नयापन क्या है? सेकंड मिन्नोब्रुक जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस सेकंड कॉन्फ्रेंस में नया क्या है? नयापन। अब इससे पहले कि इसका नयापन जाने, हमें ये देखना होगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, इससे पहले कहाँ कहाँ कही जा चुकी हैं। तो अब शुरू करते हैं। जो भी बातें यहाँ पे कही गई हैं वो इससे पहले हुई हैं। कहाँ पे हुई हैं? पब्लिक चॉइस यही कहता है, आप पढ़ चुके हैं, आपको बताने का जरूरत भी नहीं कि भाई बाजार की ही महत्व है, निजी प्रशासन अच्छा है, तो इससे पहले ही कह रहा है ना। तो इसमें नया क्या है? क्या बात नया बताया? दूसरा, और भी कुछ कुछ चीज हुआ। नव उदारवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, हालांकि ये पढ़ते राजनीति विज्ञान में है, लेकिन आपका और उनका बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बात जानना है, कई जगह लिखा होगा। उदारवाद क्या होता है पहले ये समझ लेना है, फिर उसमें नव लग जाएगा तो क्या होगा ये जान लेना है। उदारवाद एक विचार है, सोच है, जिसके तहत ये माना जाता है कि हर व्यक्ति क्या है, सोच से स्वतंत्र है, वो अपने लिए प्लान कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, और लिबरल तरीके से भूमि का संपादन कर सकता है। ठीक है, और इसी आधार पर पूंजीवाद का विकास हो गया। व्यक्ति ने पहल किया, पैसे का एक्यूमुलेशन करता चला गया, तो कैपिटलिज्म डेवलप हो गया। कैपिटलिज्म जब डेवलप हुआ तो उसका भेदभाव होने लगा, क्योंकि कुछ लोग पशु के जैसे काम करते थे, किसी के पास पैसे का, धन का संग्रह बढ़ता चला जा रहा था। तो इसकी विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उदय हुआ। और 1850 तक पूंजीवाद बहुत बढ़ गया था। ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट बहुत हो गए थे, है ना, धन का संग्रह बहुत हो गया था। लेकिन तब तक कार्ल मार्क्स ने जन्म ले लिया था, 1818 में जन्मा है ना, जर्मनी में। जवान होने में 20 साल लगा होगा, उसके बाद बात कहना शुरू किया। ठीक है, तो 1844 में हीगल को क्रिटिसाइज किया, 1850 में किताब लिखा 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। और ये सब जितनी कमी है ना पूंजीवाद की, यानी उदारवाद की वजह से पूंजीवाद आया, पूंजीवाद की जो कमियां थी कार्ल मार्क्स ने हाईलाइट किया, और हाईलाइट किया तो समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा का उदय, ज्यादा एक्सट्रीम विचारधारा है। तो बहुत सारे देश तो समाजवादी और मार्क्सवादी नहीं बने, कुछ तो चल पड़े उसी रास्ते पे। चाइना चल पड़ा, रूस चल पड़ा, बहुत सारे ईस्टर्न जर्मनी तक चल पड़े, बहुत सारे चल पड़े, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एक ही तरफ से, है ना, ईस्टर्न यूरोप और पूरा साउथ अमेरिका, ये सब चल पड़ा। हम लोग खिचड़ी मॉडल हैं, ना उधर ना इधर रहे, थोड़े बीच बीच में थे, ठीक ही हुए। मध्य समभाव में रहने से हमारा मामला ठीक है, काम गड़बड़ा जाता है, सभ्यता इधर उधर होती, बहुत बड़े चेंजेज होते, है ना, इतने झटके नहीं लगे भारत को, है ना। चाइना ने देखिए मार्केट बेस्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कितना झटका लगा उसको। कहाँ समाजवाद समाजवाद बोलते बोलते कोई वाद नहीं है उसके पास, पूंजीवाद ही है ना, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में जीता है। क्यूबा खत्म,
साउथ अमेरिका कंफ्यूज, हर जगह यूएसएसआर ब्रेक हो गया, सब जगह गड़बड़ गड़बड़ हुआ। हमने भी बहुत समाजवादी रास्ते पे चल के बहुत कुछ पाया नहीं, गांधीयन आइडियोलॉजी पे चले होते तो बहुत कुछ पाए होते। तो जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें होंगी तो नेहरू जी की सारी पॉलिसी फेल होती चली जाएगी, ठीक है। गांधीयन आइडियोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है, उसमें मार्केट बेस्ड और ये सब चीज गांधी जी पहले ही बोल चुके थे, ये सब करो। सोचो, बिना ग्लोबलाइजेशन के बता गए थे कि इंडिया में ये सब करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ज्यादा। लेकिन कहाँ ये सब, हमने कोयले को, लोहे को, सबको लोक क्षेत्रक में डाला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पिता और पुत्री दोनों ने यही सब काम किया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं बहुत ज्यादा। उस समय की मांग भी थी, नहीं भी करते तो मतलब अब एकदम से ये नहीं कह सकते कि खराब ही हो गया। आधुनिक भारत के निर्माता तो थे ही, सिस्टम वाले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और ईश्वरीय कृपा है कि प्रधानमंत्री अच्छा मिल जाता है भारत को, चाहे कुछ भी हो, है ना, इसलिए ठीक रहता है ले दे के। तो बहुत झटके हमें नहीं लगे, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना आई और वो पूंजीवाद की आलोचना के लिए आई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय है, उसी समय इसका प्रभाव बढ़ा। तो 50 का दशक, 60 का दशक जो है, जिसमें फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये सब क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का दशक है। लेकिन 70 के बाद आलोचनाएं होने लगी, किसका, ये लोक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ा तो मोनोपोली आ गया, वही सब जो कमी बता चुका है, पब्लिक चॉइस, उसका कोई नहीं सुना 60 में, लेकिन उसका प्रभाव आगे चल के हो गया 80 के दशक में। और फिर से एक टर्म यूज किया जाने लगा कि ये नव उदारवाद है। मतलब जो उदारवाद में मार्केट फोर्सेस था ना, उतना तो मार्केट एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उदारवाद में था कि स्टेट लेजे फेयर होगा, लेजे फेयर स्टेट होगा, और हस्तक्षेपकारी होगा, सब कुछ बाजार ही करेगा। यहाँ पे 80 के दशक में ऐसा नहीं है कि लेजे फेयर स्टेट होगा, बाजार सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाजार बहुत कुछ करेगा। स्ट्रॉन्ग स्टेट, बट मार्केट डिबेट, एक नया ऐसा चीज आया है। राज्य तो है लेकिन बाजार भी उसमें होगा, बाजार की भूमिका होगी। तो नव उदारवादी व्यवस्था में इसकी बात तो हो ही रही है पहले। फिर एक आया नवीन दक्षिण पंथी विचारधारा, आज पूरी दुनिया में प्रभाव है, हर जगह नवीन दक्षिण पंथ गूंज रहा है। दक्षिण पंथ बहुत रिजिड है ना, वो बदलाव में बहुत ध्यान नहीं देता, जो है उसको लागू करो, कंजर्वेटिव है ना, रूढ़ियां के आधार पे काम करने का सोच था। जो प्रक्रियाएं हैं, इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज होना चाहिए, इस सोच का था। 80 के दशक में आते आते उसका सोच ही बदल गया। इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज समाप्त करो, डी लाइसेंसिंग खत्म करो, मार्केट फोर्स को बढ़ाओ, सब कुछ बदल गया। तो 80 के दशक में जिन पार्टियों का प्रभाव बढ़ा वो कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की, मार्गारेट थैचर लेकर आई। तो जो पहले स्वदेशी प्रक्रिया, लाइसेंस, इसकी बात करते तो क्या हो गए, हाँ, डी लाइसेंसिंग, हाँ, क्यूआरस की समाप्ति, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटाइए, ऐसी बात करने लगे। प्रक्रियाओं को भंग करिए, बाजार को मजबूत करिए, लंदन में वाटर सप्लाई प्राइवेट पार्टी को दे दिया, ये सब उन्होंने किया। यही काम रिपब्लिकन पार्टी ने किया रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में, यही काम भारतीय जनता पार्टी यहाँ कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी प्रक्रिया, अपना, हमारा, ये सब करती थी, चेंज हो गई। आज एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, फ्री मार्केट इकोनॉमी में फेथ करती है। तो सभी दक्षिण पंथी क्या हुए, नवीन दक्षिण पंथ में तब्दील हो गए। जैसे ही नियो लगा, उसका एडवांस वर्जन, उसका चेंज वर्जन सामने आ जाता है। तो आज क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, सरकार के आकार को छोटा करो और बाकी मार्केट फोर्सेस को बढ़ाओ। अब देखो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बेचने जा रहे हैं, कम कर रहे हैं स्टेक्स। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। नेहरू जी के जमाने से ये सब चला आ रहा है। एक अपने आप में ट्रस्ट का वो मामला था, कई लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन आज ये ठीक हो रहा है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के आइडियोलॉजी से भी चलेंगे, आज की दुनिया इसी की है। नवीन उदारवाद में ही आप जी रहे हैं, है ना। गर्भ से लेकर कब्र तक लोक निजी भागीदारी से काम होना चाहिए। ठीक है, कोई काम जीवन में ऐसा नहीं है जो लोक निजी भागीदारी के बिना अच्छे से हो जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी। और इसमें कमी होते हुए भी यही ठीक है। तो
आपको ना मतलब थोड़ा सा आप ऐसा ना समझे कि कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, इसी माइंडसेट से आपको लोक प्रशासन के आंसर लिखने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 में जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, बहुत हाई मार्क्स नहीं आता है। कंफ्यूज रहेंगे ना आप अपने भाव भंगिमाओं में, गांव घर का सुन के, नहीं हिंदी अखबार पढ़ के, यहाँ की हवाओं फिजाओं से सब्जेक्ट में नीचे रहेंगे हमेशा। हार्ड कोर लिबरल पैराडाइम से अगर मैं कह दूं कि कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से लिखना है तो वैसे ही लिखना है। बिहेव लाइक ए ऑनर ऑफ द कंपनी। हम हमेशा कहते हैं कि पबैट पढ़ने के लिए मालिक बनो, एक कंपनी बना लो, यहाँ टाटा को हटा के बॉस बन जाओ। जस्ट थिंक यू आर ऑनर इन योर ओन कंपनी, यू आर ए मैनेजर इन योर ओन कंपनी। टाटा एंड सन्स के बॉस आप ही हैं, तब सोचो कैसे संगठन चलेगा। हम लोग कैसे सोचते हैं, चपरासी बन के, है ना। अब बनना है IAS तो नहीं हो पाता, मैच ही नहीं करता ना, सब्जेक्ट मैच ही नहीं करता है। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयर का, आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी थ्योरी पढ़ोगे तो मालिक के अंदाज वाला होगा, चपरासी के अंदाजे वाला नहीं होगा। और हमारा समझ बूझ नीचे से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, तो होगा कैसे। इसीलिए ज्यादा नंबर पबैट में किसको आता है, इकोनॉमिक्स वाले को आता है। जब 2 ऑप्शनल रखने होते थे, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा है उसका क्या है, हमेशा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, और जो JNU में पढ़ा है, JNU वाला फेल कर जाता है। क्यों, इकोनॉमिक्स के भी जितने थ्योरी हैं लिबरल पैराडाइम के हैं, उसका आइडिया हमेशा क्या होगा, वो JNU वामपंथ खींच खींच के मार्क्स के पास पहुंच जाएगा, ले देकर उसको फेल करना है, बहुत अच्छा कभी नहीं ला पाता है। इकोनॉमिक्स का प्लेसमेंट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने से ही यहीं से हो जाता है, बिना MBA किए हुए। DU का कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है, और JNU से भी होता है। अगर वहाँ रह के भी प्रोफेशनली रह पाया, वहाँ की हवाओं से दूर हुआ और समझदारी बनाए रखा है, तो उसको होता है, नहीं तो काम खराब होना है, उसको पास नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो हमेशा प्रो LPG पैराडाइम लिखना है, प्रो अमेरिकन मॉडल को ही आपको हमेशा अपने डायमेंशंस में, तारीफ में लिखना है। कोई भी चैप्टर आ जाए, सेकंड पेपर में पढ़े हो ना, ग्लोबल लोकल डिबेट, कंक्लूजन क्या बताया था सेकंड पेपर में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को फायदा हुआ है, सीधा और अटैकिंग मोड पे लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, झुकाव उधर ही रखना है, ठीक है। तब पसंद किए जाओगे, तब लगेगा कि सुटेबल है। नहीं तो क्या क्या, अब देखो यही सब कचरा लिख देते हैं सब बच्चे ना, प्रोफेसर का दिमाग गर्मा जाता है। हमारा ही देखो एज बढ़ने लगा है तो अब गर्म हो रहा है ना, अब वो पेशेंस खत्म हो रहा है, हमें लगता है, मेरा भी। तो अब ये और थोड़े बुजुर्ग हो जाने के बाद तो लगेगा ही नहीं, फिर सामने आते ही चलो कलम चल गया, बाद में होगा कि हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सही पर्सपेक्टिव से चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो जितनी चीजें हो रही हैं, मान लो तेजस चलाया, आप शिकायत पढ़े होगे, हिंदी अखबार पढ़े होगे, खराब हुआ होगा, होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब वो भी जो पढ़े हो वो भी जरूरी है। जैसे ये कि इंडिया में तेजस का क्या जरूरत है, बुलेट ट्रेन का क्या जरूरत है, ट्रेन का जरूरत है जी, गांव का गरीब का। तो आम आदमी पार्टी के मेंबर थोड़ी ही हो, कांग्रेस पार्टी में नौकरी करना है क्या इस काम के लिए, होना चाहिए। लेकिन इंडिया कैसे इंडिया बनेगा, अच्छा गरीब वाला जो ट्रेन है उसका पैसा कहाँ से आएगा, कमाओगे तभी ना। यू शुड बी एंटरप्राइजिंग इन नेचर, कहाँ से कमाओगे। राजधानी से पैसे कमाते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स से कमाते हैं, महाराजा ट्रेन से पैसे कमाते हैं, तो विलेज ऑन व्हील्स में देते हैं, घाटा कहाँ से भरोगे, कितने दिन चला पाओगे, बात समझिए। जब तक आप कमाई नहीं करेंगे, और उसके लिए आपको बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना होगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा ज्यादा, जब तक बहुत हाई फाई नहीं करोगे कौन पैसा देगा आपको बहुत ज्यादा। तेजस चला के कम कम दूरी की ट्रेनों से समय बचा लो, और बहुत VIP हैं, बहुत मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के पास परचेजिंग पावर बढ़ा है, 2 गुना 5 गुना पैसे ले लो, धीरे धीरे फ्लाइट के जैसा फ्लोटिंग हो जाएगा। टिकट लेना है तो अभी का प्राइस ये है, तब का ये है, प्राइस का कोई फिक्स ही नहीं रहेगा, अब हो भी रहा है बहुत सारा, है ना। तो जब ऐसा हो जाएगा तो कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तभी तो गांव में वो बनेगा, गरीब आदमी का ट्रेन चलेगा, नहीं तो कहाँ से होगा, है ना। ऐसा सोच बनाना है, बैलेंस्ड, तब जाके आप गवर्नेंस में आ पाओगे, शासन व्यवस्था से जुड़ोगे और एक्चुअल चीज को कर पाओगे। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव का बदलाव भी जरूरी है हमेशा।
इस बात को ध्यान रखने का जरूरत है। तो ये सब चीजें ना पहले हुई हैं। एक और इसमें तथ्य हमें देखना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है जहां कुछ विद्वान गए देहाती क्षेत्रों में और जाके अध्ययन शुरू किया उन लोगों ने, है ना। और वो जो जगह था उसका नाम था कार्लोत्सविली, और वहां पर एक सम्मेलन किया जिसको ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, आपके नोट्स में ये भी लिखा होगा। ब्लैक्सबर्ग कोई जगह का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिन्नोब्रुक जगह है, या हमने फिलाडेल्फिया का बात किया तो जगह है। ब्लैक्सबर्ग इज ए फेनोमेना, ये एक प्रघटना है, ये कोई प्लेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक्सबर्ग हम तब कहते हैं जब थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर बहुत हो जाए। जैसे भारत के बारे में अगर ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली आके बताने लगे कि भारत में कल्याण कैसे होगा, गांव का क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्लैक्सबर्ग प्रवचन है या कोई प्रस्ताव, 5 पॉइंट है ना, प्रपोजल फ्रॉम ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। अगर आ जाए तो क्या होगा, ब्लैक्सबर्ग प्रपोजल। मतलब इसका कोई व्यवहारिक चीजों से लेना देना नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो भारत को समझा नहीं, गांव में रहा नहीं, उसको जानता नहीं है, क्या बताएगा यार, कैसे करेगा। वो भी एक सेलिब्रिटी, तो थोड़ा ऐसा हो सकता, कोई विद्वान भी होता, अमर्त्य सेन बोलते भी तो कुछ समझ जाते। चलो जवानी में, जब बचपन में गांव देखा है इंडिया का, अब बाहर भी रहता है तो चलो कोई नहीं, अब इसको कुछ समझ तो है। ऐसा भी नहीं है। इसी को कहते हैं ब्लैक्सबर्ग, यानी जो बात सैद्धांतिक तो है, व्यवहार से दूर हो, ठीक है, या सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच के अंतर को ब्लैक्सबर्ग प्रघटना कहते हैं। तो हुआ क्या कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के विद्वान शहरों में रहते थे और अमेरिका के कंट्री साइड में जाके, कार्लोत्सविली जो जगह है उनका विलेज काउंटीज है ना, वहां पर जा करके गांव के, मतलब अमेरिकन काउंटीज के बारे में, कल्याण के बारे में बातें बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्या कहते हैं ये ध्यान देना है। उन लोगों ने संविधानवाद पर ध्यान देने का बल दिया, सामाजिक लेखा परीक्षण करने पर बल दिया, प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, इस पर बल दिया। ऐसी तमाम चीजें इसमें हैं, तमाम चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और 3 ही चीज में ये सब आ जाता है, ये सब शामिल है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे जैसे ही चलोगे ना, तो ये काम दुनिया में हो रहा है, तो ये भारत में भी होना चाहिए, दूसरी जगह भी होना चाहिए, हर जगह। हाँ, ऐसी तमाम बातें जो यहाँ कही गई वो पहले थी। अब नया क्या है, नयापन प्रस्तुतिकरण के तरीके में है। तो यहाँ नया क्या किया कि महिला विचारक को बुलाया, इससे पहले नहीं आया, बुलाया गया था। किसी भी अब तक महिला का नाम आपने नहीं सुना है। जितना भी आप नाम सुन रहे हो, है ना, फ्रैंक मैरनी मेल है, फिर ड्वाइट वाल्डो मेल है, जेसी चार्ल्सवर्थ मेल है, जॉर्ज सी हनी मेल है, कोई भी, डेविड ईस्टन मेल है, कोई फीमेल नहीं है। महिला विचारक को बुलाया तो थोड़ा सा तो हो ही गया कि हाँ, फेमिनिस्टिक, भाई नारीवादी मानसिकता को भी समझना है। आधी आबादी दुनिया की, उसको आप छोड़ देते हैं, उसका भी तो कुछ पर्सपेक्टिव है आज के समय में, वो सुनना चाहिए। ये ध्यान आकर्षण का केंद्र बना। प्लस मीडिया है ही है, मीडिया ले लिए थे तो मीडिया है, ठीक है। दूसरे विषय के लोगों को भी लिया, दूसरे विषय के विचारक को बुलाया। जैसे सम्मेलन किसका है, तो लोक प्रशासन का। बुला किसको रहा है, समाजशास्त्र के विद्वान को, राजनीति विज्ञान के विद्वान को, लॉ के विद्वान को, इकोनॉमिक्स के विद्वान को, और उसको खूब इज्जत कर रहा है। आपको बताया था ना, रेड कारपेट, लैम्बोर्गिनी सब व्यवस्था है, प्रोफेसर सज धज के आते हैं और उनको इतना 5 स्टार स्टाइल में रख के बहुत सारा डिजिटल प्रेजेंटेशन करने का अवसर, इतने ज़्यादा लोगों में गोल में सम्मेलन करने का अवसर, राउंड टेबल, है ना, उसमें कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है। एडजेसेंट बैठे लोग, आसपास बैठे लोग भी कर सकते हैं और कोई किसी से कर सकता है। इसको फ्री रेंज सर्किल या ऑल चैनल कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं,
उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? समाजशास्त्र के विद्वान को लोक प्रशासन के किसी सम्मेलन में बुलाइए और खूब इज्जत करके छोड़ दीजिए, तो जाके तारीफ ही करेगा ना। तारीफ करेगा तो नाम किसका होगा? When I was in Syracuse conference, हाँ, यही बोलेगा हर स्टूडेंट को, तो हल्ला हो जाएगा। यही नयापन है। मीडिया से हल्ला होगा, हाँ, साहित्य भी है ही है, इसमें एक लिटरेचर भी छपेगा, साहित्य किताब छपेगा, आपके नोट्स में नाम लिखा होगा। 2 राइटर हैं उसके जिन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, मेरी टिमने बेली एंड रिचर्ड मेयर, ठीक है। तो एक किताब होगा पब्लिक मैनेजमेंट इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसे इन द ट्रेडिशन ऑफ मेन्नो ब्रुक। इतना लंबा टाइटल है, नोट्स में लिखा है। मैं बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा तथ्य इस पूरे मतलब कहीं भी हिंदी इंग्लिश किताब में है नहीं, आपके ही पास है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य भी लिखा, किताब बेस्ट सेलर साबित हो गई, उससे हल्ला हुआ, दूसरे सब्जेक्ट के लोग प्रचार किए, मीडिया में हुआ, महिला विचारक को बुलाया। ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र कि इससे पहले कोई विश्वविद्यालय महिलाओं को नहीं बुलाया है, और ये महिला विचारकों को बुलाया, तो ध्यान आकर्षण हो गया, इसीलिए इसका बात हो गया। इसीलिए इसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, वरना जानते नहीं हमेशा। अब है तीसरा कॉन्फ्रेंस, फिर 20 साल बाद होगा, तो 2008 में हुआ। इस तीसरे सम्मेलन के लिए यहाँ पे कुछ कुछ बात करते हैं, है ना। 2008 इसके जो चेयरमैन हैं वो रोजमेरी ओलियरी, रोजमेरी ओलियरी सबसे बड़े व्यक्ति, अभी भी लिविंग लेजेंड, और वो उस समय चेयरपर्सन थे। उन्होंने चेयरमैनशिप इसकी की और सम्मेलन बुलाया 2008 में। इस सम्मेलन में जो कहा गया, जो इसकी संकल्पना है, ऐसी बातें इससे पहले भी हो चुकी हैं। पहले कहाँ हो चुकी हैं? कहीं कहीं बातें इसकी हुई हैं, जैसे जो भी सम्मेलन विश्वविद्यालय ने बुलाया, सिराक्यूज ने साल दर साल रूटीन कॉन्फ्रेंस, उसमें इससे पहले हो चुकी है। उस विश्वविद्यालय में भी जहां जहां कॉमनवेल्थ का सम्मेलन होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी यूके में, कभी कनाडा में, जितने कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं उसमें भी इसी तरह की बात कही जाती है। G8 का जितना कॉन्फ्रेंस है, सब कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात हो चुकी है। यूएन के सम्मेलन में ऐसी बात हो चुकी है, ठीक है। G20 के सम्मेलन में ऐसी बातें पहले से हो चुकी हैं। यानी ये तमाम बातें जो 2008 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय ने करी, ये पहले हो चुका है, इसमें नया कुछ नहीं है। फिर नयापन क्या है? तो नयापन इसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में है। पहले वो जान लें, फिर बताया क्या ये जानेंगे, जो कि आज के लिए बड़ा रेलेवेंस है इसका, और हमें इसका ध्यान देना है। इसका नयापन क्या है, न्यूनेस क्या है इसमें? एक तो है कि ये विकासशील देश के लोगों को बुलाया, विकासशील देश के विद्वान को आकर्षित किया पहली बार, इससे पहले नहीं होता था। यहाँ अमेरिकन का चल रहा है, आप देखिए नाम फ्रेडरिक्सन, झा, पांडे, शुक्ला, मिश्रा नहीं है कहीं, है ना। इधर ड्वाइट वॉल्डो, सब ऐसा ही नाम है। यहाँ पे विकासशील देश के लोगों को बुलाया गया। बाकी पहले ही से मान लिया गया कि आप जो बोलोगे वही मान लेंगे, ये बड़ी बात है। मतलब हम अपना आइडिया पे आरोपित नहीं करेंगे, आपका सुनेंगे, आप जो कहेंगे वही बात मान लेंगे, अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन अब ये हैं तो स्टाइलिश, थोड़े खिलाड़ी लोग हैं। बात की ये है कि मान तो लेंगे आपका बात, लेकिन बात कहना कैसे, उसका एक शर्तें हैं, शर्तें लागू। वो लागू क्या है कि गोलमेज सम्मेलन होगा और उसमें 2 लोग ऐसे बैठेंगे, जैसे मान लो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ और यहाँ 2 लोग बैठे आपस में बात करके, टीम है जो बात कुछ कहेगी, ठीक है। इसमें एक होगा अमेरिकन, एक यूएसए का, एक नॉन यूएसए। अब वो हो सकता है विकासशील वाला हो। अब अमेरिकन और ये बात करके अपना बात कहेंगे। अब बोलो, बात करो। एक्सपोजर किसके पास ज्यादा है? दुनिया ज्यादा देखा कौन है? ज्यादा रिसर्च कौन किया होगा? ज्यादा विश्वविद्यालय में पैसा किसके पास है?
जैसे गांव का कोई भी कितना भी हो जाए, कितना भी दिमाग ले ले, उसके पास एक्सपोजर नहीं होता है ना, इसीलिए उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है। शहर का कितना भी घटिया हो, एक्सपोजर हो जाता है, परफॉर्म कर लेता है, जिंदगी चला लेता है। ठीक है। अब खूब टैलेंटेड कोई प्रोफेसर सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल साइंस का क्या कर लेगा, है ना। अगर उसको स्टैनफोर्ड वाला मिल जाए, अगर कोई है मेरियाना का मिल जाए, और भी 2-3 सेंटर बहुत जबरदस्त है, ठीक, वहां से मिल जाए, कंसास का मिल जाए, ठीक, पबैड वाले को अगर जॉन ऑफ कैनेडी वाले से ही भेंट हो जाए, ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन ऑफ कैनेडी का सेंटर है, पबैड का एक खास कॉलेज है, विलियमसन कॉलेज यूएस, और लखनऊ विश्वविद्यालय का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भेंट हो जाए तो क्या हाल होगा। जुबान खोलते ही इधर से जुबान बंद। ये इसी तरह की बात है जैसे एसडीएम को और चीफ सेक्रेटरी को बैठा दो कि जो एसडीएम कहेगा बात वही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको कहना किससे बात करके है, चीफ सेक्रेटरी से। अब करो तो एसडीएम बताएगा सर हम लोग ऐसा कर दिया जाए, तो बैठो ऐसा करने से ये खतरा है, ये है, वो है, तुम नहीं जानते, ये है, वो इतना एक्सपोजर है चीफ से, इतना दुनिया घूमा है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, डीएम और हर चीज पूरा चीज जानता है ओवरऑल, और एक अभी नया नया सब शुरू हुआ है, तो जो कह देगा कन्विंस होना ही पड़ेगा। अब वही बात है कि करो, और ये विद्वानों का समय लेना, हॉकी स्टिक लेकर नहीं कूदोगे ना कि हम बोल रहे हैं ना यही होना चाहिए, तो तर्क के ही आधार पे होगा ना, कोई भी चीज कैसे चलेगा तो ये है। तो अल्टीमेटली देखो वो विश्वविद्यालय जो अपना बात कहना चाहती है करवाती वही है, मायावी है, माया ऐसा दे देती है कि होगा आपने कहा साहब, हमने थोड़ी कहा। तो ये नयापन है। कोई नहीं पूछा था अमेरिका का विश्वविद्यालय, इसने पूछा, पहले ही मान लिया विकासशील देश के विद्वान जो बोलेंगे 7 खून माफ है, उन्हीं का बात माना जाएगा। लेकिन डिस्कस ऐसे होगा, इसमें एक जवान एक बूढ़ा, इधर बूढ़ा तो इधर जवान तो उधर बूढ़ा, ये भी रहेगा। बड़ा गजब का उन लोगों ने इसमें ये किया। इसके बाद साहित्य है ही है, किताब छपा है, मीडिया में है ही है, हल्ला हो जाएगा। अब बताइए पूरी दुनिया में विकसित देश ज्यादा है कि विकासशील देश ज्यादा है? अब विकासशील देश के विद्वान जब लौट के आएंगे तो क्या बोलेंगे, व्हेन आई वाज इन सिराक्यूज। अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, किताब लिखेंगे, पैम्फलेट्स लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, आईआईपीए के जर्नल में लिखेंगे, क्या बात कर रहे होंगे, अमेरिका की। नाम किसका होगा, अमेरिका का, सिराक्यूज विश्वविद्यालय का, और इसीलिए ये नाम हो जाएगा नया है, नया है, नया बात बता रहा है। और अभी मैं बताऊंगा ना नया कुछ नहीं, आप ही को लगेगा कि इसमें नया क्या है, संकल्पना अभी देखेंगे कुछ भी नहीं है, 1-2 शब्द आपको मिलेंगे बस, ठीक है। तो ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं। अब इसमें कहाँ क्या है जी, जो कहानी 88 की है आज हम उसी दुनिया में जी रहे हैं। मतलब देखिए 80 का दशक, दुनिया को अगर समझना हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया 50, 60, 70 ये एक खास तरह का समय था। तो ये बात है, ऐसी चीजों को आपको बताना है कि ये इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे, विकासशील देशों का प्रभाव। इससे ज्यादा क्या आएगा, 5वां का सम्मेलन का आएगा, हर डायमेंशन इसमें डाल दिया गया। अच्छा किताब तुम लोग कहते हो कि सर किताब बताइए, कौन सा किताब आप बताएं जिसमें इतनी बातें हों, इस तरह से उसमें बातें हों, इसलिए नहीं बताते, इसीलिए लिखा हुआ दिए हैं, क्योंकि उसमें, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये जो पर्सपेक्टिव हुआ है उसी तरह का यहाँ भी था। जैसे वहाँ उत्तरी वियतनाम युद्ध में, दक्षिणी कोरियाई युद्ध में मारा गया, यहाँ पे अफगानिस्तान और इराक के युद्ध में मारे गए लोग। वहाँ पे एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन का चैलेंज है, इधर कटरीना तूफान से और ट्विस्टर से प्रॉब्लम है, पर्यावरण क्लाइमेटिक चेंज का चिंता यहाँ है। वहाँ ब्लैक वाइट का झगड़ा है, यहाँ 9/11 के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में एक सोच डेवलप हो गया है, ठीक है। अरेबियाई पेनिनसुला के लोगों के प्रति, मुस्लिम बाहुल्य देश जो हैं उनके प्रति एक निगेटिव नैरेटिव्स डेवलप हो गया है।
उनको मुख्य धारा में लेने में मुश्किल है। हमारे सरदार जी लोगों के भी में डिफरेंस नहीं कर पाते। अरेबियाई लोग टर्बन वर्बन टाइप का पहनते हैं ना, हमारे यहाँ के टर्बन पहने सरदार जी बहुत सारे कनाडा में, यूएस में हैं। कोई भी सनकी जाके उनके पेट्रोल पंप पे गोली मार के आ जाता है कि उसी तरह का हो 9/11, है ना। तो वो कैसे उनको मुख्य धारा में लाएं, है ना। तो एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट, ये जो अप्रोच है, माय नेम इज खान, देखे हो ना, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो वो जो है वो कैसे ठीक करें, सामाजिक एक जो समता कैसे बनाएं, उसमें तालमेल कैसे बिठाएं, बड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, और पूरी दुनिया में ये है। और ये एक चैलेंज है, इसी पर्सपेक्टिव में ये हुआ है। ठीक है, आर्थिक समस्या ऐसी ही रही। वहाँ 30 के दशक की मंदी से परेशानी थी, यहाँ सब प्राइम क्राइसिस 2001 के बाद की जो परेशानी है उसी पर्सपेक्टिव में है। तो ऐसे हैं सवाल। अब कुछ भी और कुछ भी करेंगे ना, लिख दोगे। अब ये पूरी कहानी को लिक्विड के जैसा समझना है और इसको बंद दिमाग से बनाना नहीं है। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे वैसे सजा करके रख देना है इन्हीं तथ्यों को और अपने बातों को लिख देना है। पीसीएस जब देने जाते हैं बच्चे ना, नवीन लोक प्रशासन पूछता है तो पता नहीं क्यों पहला ही लिख के यही ये कल्याण और मूल्य परिवर्तन प्रासंगिकता यहीं तक रुक जाते हैं, पूरा कहानी। अब इसके बाद एक चैप्टर है नवीन लोक प्रबंधन, आ जाइए अगले चैप्टर पे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो मतलब आप लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, जाते हैं यहां से तो इसको छूते नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, तो क्यों क्लास चला रहे हैं? इसको पढ़ो जाके, है ना। उसी दिन खत्म कर लो, आज हो जाना चाहिए। इतनी बातें, इसमें कितने तथ्य होंगे बताओ। आज अगर मैं थोड़ा साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ मैं भी, कि मैं तुम्हारे जैसा बन के समझूं इस बात को कि अगर मुझे मान लो एग्जाम देना है, ठीक है, तो मैं आज क्या करूँगा, क्लास से जाके क्या करूँगा, मैं किन उलझनों में रहूँगा, मैं वो बात समझ लेना चाहता हूँ। और अगर नहीं रहूँगा तो ये कितने मिनट का है ये, जिसके पास इतनी एनर्जी हो, जो सामने बैठा है हमारे, हैं, इसमें से हार्डली 10 तथ्य है। जवानी शब्द ही बेकार है अगर ये 10 मिनट में याद ना हो जाए तो, है ना। इतनी अगर एकाग्रचित्तन नहीं है और उस तरह का नहीं है तो इससे 10 से 15 मिनट का काम है ये, उठा के रख लेना है। एक लाल पीला हरा कलम लेके वो जो नोट्स हाथ से लिखा हुआ है, अगर 10 पेज है भी, कितना मिनट लगेगा? प्रिंटेड नोट्स होता तो टाइम भी लगता पढ़ने में, कितना समय, हार्डली 20 मिनट्स, आधा घंटा का विषय है। हम एक पेज लेके बैठ गए, एक हाथ बायां हाथ से लाल कलम लेके उसमें भी लगा दिए, दाहिने से लिखे, कितना मिनट लगेगा करने में? बस एक आधा पेज में ही कहानी खत्म हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख वेख लिए, कैसे क्वेश्चन आया है, समझ गए कि कुछ भी नहीं है, कहानी खत्म। 1-2 क्वेश्चन लिख के टीचर को दिखा लिए, हो गया। और क्या करेंगे इसमें? उसके बाद एग्जाम में पीटी पास करके बैठना जरूरी है, वहां बीच में गाड़ी फंसना नहीं चाहिए। यही करना है ना, हर चैप्टर के साथ यही बर्ताव करना है। और हर चैप्टर के साथ ये बर्ताव करते चले गए, 2-3 महीने में कहानी खत्म। उसके बाद अगले 10 दिन में तो सब्जेक्ट पॉकेट में रहता है ये। इसमें दम ही कितना है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इतना बड़ा है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाता मैं ही हूँ, तुम लोग का कुछ भी नहीं है। ये है, उसका थोड़ा अप्रोच अलग है, वो धीरे धीरे हिलता है, ऐसे होता है, फिर सैचुरेटेड है, बूढ़ा सब्जेक्ट है ना। एक ही बात चलता है उसमें। आप लोग का जो विषय है ना, हार्डकोर डायनेमिक है, सीधे काम का बात, फटाफट, और नई बात जो युवा को बड़ा पसंद आए, नया चीज लिखने का जगह उसमें बहुत रहता है, रट्टा नहीं मारना है, ये सब नहीं है इधर टेंशन। मैं बता रहा हूं, एक थिंकर कार्ल मार्क्स समझने में ओरिजिनल, हालत खराब हो जाएगा उधर। ऐसे तो बहुत इजी है, जो जीएसवीएस में पढ़ते हो हम लोग बात बोल देते हैं, इजी नहीं है, इट्स नॉट ए इजी टास्क। पॉल साइंस का उतने में नहीं, 10 खत्म हो जाएंगे।
और कितने मल्टीपल आइडियाज उसमें रहते हैं। लेकिन यही है कि काम से हमें थोड़ा मोहब्बत हो जाए तब ये हो सकता है। अगर ये नहीं होगा ना ऐसा, तो फिर सो के उदास हो के दुखी हो के पढ़ते रहने से हमारा भी समय जाता है। रोज मैं यही सुनाऊंगा आपको। तो थोड़ा इसको बदल डालिए, ठीक है, इसको अपनाइए। और बस यही है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर लीजिए। 2-4 भूल जाओ ना, नाम भूल जाओ किताब का, 71 में कौन लिखा था भूल जाओ, उससे कुछ फेल नहीं कर सकता है। पीटी तो देना नहीं है, किसी को प्रीलिम्स देना होता तो फिर तो मैं कहता कि रट्टो, उपाय नहीं है। मेंस देना है तो जगह है बचने का, तथ्य याद नहीं है तो बचने का जगह है। कॉन्सेप्चुअल फेलियर है तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है फेल होना। सिर्फ एक ही जगह है, वो अटेम्प्ट में नहीं होगा। अच्छा होगा भी तो नंबर कम आएगा, तो फिर क्या मतलब है देने का। 275 से कम नंबर आए तो छत से कूद जाना है, इस बात को तैयारी करना चाहिए। इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। पहले हमारा ही कंटेंट डाल दो, से कुछ इसमें नया मत जोड़ो घटाओ, कुछ ना करो, तो इससे कम तो कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा तो ये होना चाहिए कि हम इसको इतने अच्छे से ध्यान रखें, इतने बढ़िया से उसको तैयार करें, याद कर लें। 10 बात को 10 बात डालेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसा करेंगे 300 प्लस जाए। और इससे मैच करती हुई जो बातें हम जीएस में सीखे हैं, पढ़े हैं, उसका जगह मिलेगा तो एग्जाम्पल डाल देंगे, लिखो ना। मूल चीज इसको रख के इसके बाद भी जगह है तो कुछ जोड़ दो ना, उससे कम थोड़ी हो जाता है। इसे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है। अब यह है कि मूल चीज नहीं है कि नवीन लोक प्रशासन का उदय जेएनयू में हुआ है, जेएनयू ने एक सम्मेलन बुलाया था और भारत में ये समस्या थी, उसके लिए तब नंबर कटेगा। तो मूल चीज रखिए, बाकी है क्या जेएनयू में पीएचडी होल्डर का जाके बोलो ये सब बात कि इस सेमिनार का कोई मतलब नहीं है अगर इसका फायदा गांव के लोगों को नहीं मिलता है तो है ना। और ये भी बोलना कि यहाँ पे हॉस्टल में खाना खा के और सेमिनार में बोल के जो बड़ी बड़ी बातें यहीं पहाड़ियों में रह जाती है, उस पहाड़ी से निकाल करके इसको गांव गांव तक ले जाने का जरूरत है। और उसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में ब्रीज करने का जरूरत है, इसे बताओ। और ये भी, ये सब जो आंसर लिखते हो इसमें भी यूज करो कि अगर भारत में भी जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा कोई विश्वविद्यालय सामने आए जो सिराक्यूज के जैसा कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया में डाले, लिटरेचर लिखवाए, सरकार को ज्ञापन दे, एनजीओ से जोड़े, तो उसका लाभ सच में आम नागरिकों को मिल सकता है, ठीक है। चलिए लिखिए एक चैप्टर, नवीन लोक प्रबंधन। मूल्य का मतलब क्या हुआ, कल्याण, ठीक है। तो जो पहली जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें यह था कि हमें कल्याणकारी होना चाहिए। प्रशासन का जो अध्ययन करने वाले लोग हैं वो कल्याणवाद से जाएं। वो कर क्या रहे थे, पुराने क्लासिकल थिंकर के तकनीकी और उनके द्वारा बताए गए ऐसे जिसमें संरचना, प्रक्रिया, तकनीक पर बल दिया गया था सिद्धांत, उनको आलोचना करने में लगे हुए थे। जबकि ध्यान किस पे देना था, ब्लैक्स पर। ध्यान किस पे देना था, कनाडा से सटे किसानों पर, ठीक है। इन बातों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लिखिए भाई एक चैप्टर, नवीन लोक प्रबंधन। अब इसमें भी नवीन शब्द है, लेकिन ये सच में नवीन है ना। इसमें नया बात बताया गया है। इसका पहला अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, इसमें नया है। और नया पब्लिक चॉइस के जैसा है, आपको बहुत नया नहीं लगेगा क्योंकि आप उसी पीढ़ी के हैं जब नवीन लोक प्रबंधन आया है। आप इसके बाद के हैं, आप पोस्ट न्यू एनपीएम के हैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव आज दिखता है। आप नौकरी में जाएंगे प्रशासन में तो आपको एनपीएम ही करना है। अब बड़े अधिकारी जितने बनोगे, ऊपर जितना ज्वाइंट सेक्रेटरी ये सब बनते जाओगे तो एनपीएम ही पढ़ोगे। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग होगा ऊपर, अंडरस्टैंडिंग आपकी इसी की मजबूत होगी, ठीक है। अब इत्तेफाक से इसका भी जो जगह है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है।
तो हमें इसमें सीखना क्या क्या है एनपीएम के लिए? एक तो सबसे पहले ये कि इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, ये इसमें क्या व्हाट हाउ भाई क्या कहता है ना, क्यों कहता है। उसके बाद हमें ये सीखना है कि इसमें जिन बातों पर बल दिया गया है उन बातों से क्या निकल करके आता है आज भारत जैसे विकासशील देश में, उसका कितना प्रभाव है, और अगर नहीं है तो